बहुत सारे राजनेता हैं कि जो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए मैं विधायक कैसे बनूं, किस राजनीतिक दल में जाकर के मैं विधायक बन सकता हूं, कहां से हमारी टिकट मिल सकती है, कहां हम रहेंगे तो कट जाएगी। उनको लगता है कि यहाँ कट जाएगी तो उस दल में चले जाते हैं। मीरा जी का जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बनारस छोड़ करके लौट रहे थे। लौटने के क्रम में खुदरा में रोड एक्सीडेंट हो गया और स्पॉट डेथ था पिताजी का। पिता पुत्र में द्वंद्व हुआ था इसको लेकर के? नहीं, ऐसा कभी हम लोग के अंदर मतलब वैचारिक मतभेद, कोई वैचारिक मतभेद नहीं था। शुरू से ही हम लोग पिताजी के आदेश का अनुपालन करते रहे हैं। और रायपुर में नौलखा मंदिर है, अद्वैत स्वरूप आश्रम है, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। गुरुजी का जन्म शताब्दी समारोह मना था वहाँ पर, और आप आए थे और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी वहाँ पे आए थे। तो किस्सा याद है आपको? नीतीश और जब लालू जी का गठबंधन टूटा था, आप संभवतः पद यात्रा में किशनगंज में थे, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई बताया कि आपको अचानक फ़ोन आया पटना से और बताया गया कि आपका जो स्क्वाड है उसको आपको और सिक्योरिटी देना पड़ेगा, और आप वहीं से छोड़कर करगर के विधायक जो है उनके गाड़ी में होकर आप पदयात्रा में आगे बढ़े थे। कांग्रेस के साथ आपका बहुत लंबा ट्यूनिंग रहा। कांग्रेस के नेताओं से संबंध कैसा है अभी आपका? अच्छा, संबंध कभी खराब नहीं होता। शादी ब्याह में आते जाते हैं? निश्चित तौर पे आते जाते हैं। आपको उस पार्टी ने वो भी दे दिया। ऐसा क्या परिप्रेक्ष्य पे ऐसा कौन सा घटना घटा कि आपको पार्टी को त्याग देना पड़ा? मैं कांग्रेस में भी मंत्री बना, कांग्रेस ने मुझे अच्छा पद दिया। तो कम से कम 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि मुरारी गौतम को हम ही मंत्री बना दिए। तो मीरा जी भी इसको बखूबी जानती हैं, और मेरे पिताजी से भी अच्छा उनका संबंध था। बड़े लोग हो गए, बड़ा आदमी मंत्री बन गए तो अपना नंबर दे दिए, पीए को दे दिए, स्टाफ को दे दिए। आप भारतीय राजनीति में दलित को कहाँ देखते हैं? तो रोपवे का भी निर्माण करे, वहाँ रोहतास में प्रारंभ है। सड़क का भी निर्माण है, पंडुका पुल है। कांशीराम कि नरेंद्र मोदी, एक चुनिएगा इसमें से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो थिंकर, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पाठक। आज हमारे पॉडकास्ट में बिहार सरकार के पूर्व पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं। गौतम जी से जीवनी से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर उनसे लिया जाएगा। एक लंबा पॉडकास्ट रहेगा हमारा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी। सर, शुरू से अगर शुरू किया जाए अपने जीवनी के बारे में कि शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपका जन्म स्थान कहाँ से है, तो एक शॉर्ट में हमको थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं जी। मेरा जन्म ग्राम एकौनी कोचस ब्लॉक में आता है जी। और बचपन पढ़ाई लिखाई भी हम लोग का वहीं से एकौनी से हुआ है। प्राथमिक शिक्षा हम लोगों ने एकौनी में ही ग्रहण किया। जी। उसके बाद मेट्रिकुलेशन वगैरह सब कुछ एकौनी से ही? नहीं, मैट्रिक अगर किया जाए आज आगे उच्चतर शिक्षा के, मैंने मैट्रिक पटना से किया था, फरवाड़ी हाई स्कूल पटना सिटी से। जी। इंटर मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया और ग्रेजुएशन भी वहीं से कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया। जी। पिताजी आपके मुखिया रहे। जब मुखिया का चुनाव हो रहा था तो क्या उम्र रही होगी आपकी? मुझे लगता है जब पिताजी हमारे मुखिया थे तो हम लोगों ने जब होश संभाला है, जी। यानी जो आपका 2001 का चुनाव था, इससे पहले भी मेरे पिताजी ही मुखिया थे उस समय। यानी हम लोग जब होश संभाले तब से हमारे पिताजी मुखिया थे। 2001 की जो चुनाव हुई बिहार में, जी। 20 वर्ष के बाद, जी। तो मेरे पिताजी पुनः मुखिया बने। फिर वो सीट महिला रिजर्व हो गया तो हमारी भाभी वहाँ से मुखिया हुई। अच्छा, तो ये राजनीति का जो तड़का था अंदर से कि अब हमें पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है, उसी समय लगा या फिर बाद में लगा? मतलब देखिए, राजनीति का कोई चस्का और तड़का हमें नहीं लगा। जी। शुरू से हम लोगों ने परिवेश ही, मेरे पारिवारिक परिवेश ही वही रहा कि समाज सेवा। पिताजी भी मुखिया रहे, सोशल वर्क में हमेशा से शुरू से उनका कार्य रहा। तो हम लोगों के अंदर भी एक थी, अंदर से होता है कि शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाया नहीं जाता, तो हम लोग के अंदर भी समाज सेवा का जो जिस तरह से पिताजी करते थे, हमारे अंदर भी थी कि हमें भी समाज सेवा करनी चाहिए। तो शिक्षा ग्रहण तो हम लोगों ने किया है, लेकिन अंदर से एक मन में कौतूहल रहता था कि कभी मौका मिले तो हम लोग भी समाज सेवा करें। ये राजनीति को लेकर दो पर्सपेक्टिव्स कहा जाता है, और मेरे ख्याल से दोनों सही है। एक तो कहा जाता है कि जैसे कोई राजनीति में बस इसलिए आता है कि उसको पावर अट्रैक्ट करता है, पैसा अट्रैक्ट करता है, और एक चीज़ है कि किसी को जन सेवा करना है। तो राजनीतिक से हटकर इस बात को ज़्यादा सत्यता से बताइएगा कि कुछ ऐसा अट्रैक्शन था राजनीति में पावर पैसा के लिए, फिर एक ध्येय था कि मैं जन सेवा करना है? नहीं, पावर पैसा का कोई अट्रैक्शन नहीं था, हम लोग का शुरू से रहा है। पिताजी भी सामाजिक व्यक्ति रहे और मेरा भी जो परिवेश रहा, जन सेवा का हमेशा से मन में भावना रही, और जन सेवा के भावना से राजनीति में प्रवेश हमने किया है। कोई पैसा और कोई पावर का उपयोग करने का नहीं। आपने देखा होगा और आप पता भी कर सकते हैं हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में कि हम लोगों ने कभी भी पावर को अपना दिखाने का काम नहीं किया है कि मैं मुखिया हूं, मैं विधायक हूं।
हमेशा से एक सेवक के रूप में रहे हैं जी। और जनसेवा हमारी प्राथमिकता है। मेरे ख्याल से जब से आप राजनीति में हैं 2002-03 में आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे शायद, 2003 या 4 में एक्टिव पॉलिटिक्स। 3-4 से हम लोग राजनीति में पॉलिटिक्स में थे। तो और तब से लेकर आज तक मेरे ख्याल से 20 वर्ष हो गए। जी। 20 वर्षों में बिहार का राजनीति कितना बदला है लगता है आपको? और बिहार की राजनीति देखिए, वो समय के साथ तो परिवर्तन होते रहता है। अब राजनीति का कई तरह से विश्लेषण किया जा सकता है, उस तरफ जाएंगे तो काफ़ी लंबी बातें हो जाएगी। बात लंबी करनी सर, कोई दिक्कत मुझे लगता है कि 20 सालों में नहीं जी। कई तरह की परिवर्तनें आई हैं, कई तरह की विचारधाराएं आई हैं। तो कहीं ना कहीं हमेशा किसी विचारधारा, किसी सिद्धांत के साथ साथ लोगों का भी मन बदलता है और राजनेताओं का भी मन बदलता है। जी। यही राजनीति का मेन फंडा है। राजनेताओं का मन अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए बदलता है या फिर सामान्य रूप से जनसेवा के लिए बदल जाता है? नहीं, कुछ कभी लोग, जैसे फिलहाल में आपने भी पार्टी चेंज किया, उस पर तो खैर हम आएंगे बाद में। कोई लोग क्या होता है कि पार्टी बस इसलिए चेंज कर देता है कि उसको उसमें वो ओहदा, वो सम्मान नहीं मिल पाता है, या फिर लगता है कि मेरे जो लोग हैं जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं, अपने विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनके लिए वो हक में आवाज़ वो नहीं उठा पाते। कोई इसलिए लड़ता है कि हो सकता है कि भाई इस पार्टी में जाए तो हमारा इस बार टिकट कट सकता है, टिकट मिल सकता है। तो ये क्या होता है मतलब? नहीं, देखिए, कुछ राजनेता तो हैं जो कि दल बदलते रहते हैं, और आपने जैसा कहा कि हम लोग चर्चा करेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ राजनेताओं में ऐसी होती है कि दल बदलते हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। उनको किसी आम जन के सुविधाओं से, उनकी समस्याओं से कोई दूर दूर तक लगाव नहीं होता है। बहुत सारे राजनेता हैं कि जो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, मैं विधायक कैसे बनूं, किस राजनीतिक दल में जाकर के मैं विधायक बन सकता हूं, कहां से हमारी टिकट मिल सकती है, कहां हम रहेंगे तो कट जाएगी। तो उनको लगता है कि यहाँ कट जाएगी तो उस दल में चले जाते हैं, वहाँ नहीं मिलती तो उससे किसी अन्य दल में। कई नेता तो 24 घंटा में कई एक दल बदल चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है उनका। तो ऐसे ऐसे कई राजनेता हो सकते हैं। जी, अभी तो चर्चा चूँकि हमारा लंबा होगा, अभी पहले थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दीजिए कि स्टार्ट आपने कब किया, मतलब जो आप राजनीति में आए, आप शायद शिक्षक भी हुआ करते थे? जी, मैं शिक्षक भी। जी, तो वहाँ से आप थोड़ा सा बता दीजिए कि शिक्षक और सब, चूँकि क्या होता है कि जो मध्यवर्गीय परिवार होता है या सामान्य घरों में एक चीज़ होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं स्टेबल हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और उसको छोड़ के ऐसे क्षेत्र को चुनना जिसमें संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। टीचर की नौकरी छोड़ने के बाद हो सकता है कि आपको अगली बार टिकट ना मिले, हो सकता था कि आप हार जाएं, हो सकता था कि सब कुछ चला जाए आपका, लेकिन उसके बाद भी क्या मन में रहा कि आप शिक्षक का नौकरी छोड़ दिए और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए? देखिए, एक घटनाक्रम हुई थी इस बीच में, जब मैं राजनीति ज्वाइन करने वाला था तो एक घटनाक्रम हुई थी। और जिस तरह से मिडिल फैमिली, तो निश्चित तौर पर हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, और हमारे घर में लगभग जितने परिवार के सदस्य हैं सब जॉब में हैं। जी। सभी अपने अपने विभाग में अपने अच्छे पदों पे हैं। कोई टीचर हैं तो कोई डिप्टी कमिश्नर हैं तो कोई नहीं, सब लोग सेटल्ड हैं, पूरा फैमिली सेटल्ड है, सब लोग जॉब में हैं। तो राजनीति का जो था, हमारे पिताजी विशेष रूप से किया करते थे, वही राजनीति करते थे। लेकिन 2009 में मीरा कुमारी जब स्पीकर बनी थी तो उनका पहला कार्यक्रम मेरे यहाँ सासाराम में हुआ था, फर्स्ट कार्यक्रम। तो उसी में पिताजी उनको सी ऑफ करके बनारस से लौट रहे थे। मीरा जी का जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बनारस छोड़ करके लौट रहे थे। तो लौटने के क्रम में कुदरा में रोड एक्सीडेंट हो गया और स्पॉट डेथ था पिताजी का। तो उस रोड एक्सीडेंट के बाद काफ़ी हम लोग मर्माहत थे, और उनका क्षेत्र जो रहा है चिनारी विधानसभा, काफ़ी लोगों से लगाव और संबंध जिस तरह से था, लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उसी में से जो भी हमारे अपने पिताजी के सहयोगी थे, सहपाठी थे, किसी भी राजनीतिक दल के हों या किसी भी जाति धर्म से हों, सभी का आना जाना था। और सब लोगों का एक इच्छा था कि राजनीति में उनके बाद इस परिवार से किसी को आना चाहिए। तो वो संभावनाएं तलाशी जा रही थी कि कौन आएगा। सब लोग तो सेटल हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, तो राजनीति करेगा कौन? उससे पहले किसी पार्टी की सदस्यता थी आपके पास 2009 से पहले? 2009 से पहले हाँ, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैट्रिक के बाद ही मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्य मैंने ग्रहण किया था, और बीएसपी में काफ़ी मैं अच्छे पदों तक पटना में रहा। प्रदेश लेवल के पदाधिकारी में भी मैं वहाँ पे रहा हूँ। उसके बाद से पिताजी का जब राजनीति शुरुआत हुई तो फिर हम लोगों ने अपना उधर छोड़ दिया। शुरू जो बचपन की जो ये आदतें थी, राजनीति करने का आदत था, उसमें हमने ज्वाइन किया था। लेकिन लगा कि नहीं, एक ही परिवार में अलग अलग दलों में राजनीति करना सही नहीं है। हमारे पिताजी राजनीति कर रहे हैं तो उनके साथ हम लोग को लगना चाहिए। तो फिर हमने कांग्रेस
के साथ हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया राजनीति पिताजी लेकिन के साथ। फिर आपके पिताजी 2005 में आरजेडी में चले गए। 2005 में उस समय देखिए कुछ परिस्थितियां रही होंगी कि आरजेडी में पिताजी को जाना पड़ा, और आरजेडी और कांग्रेस उस समय अलायंस टीम थे, जी और गठबंधन में ही चुनाव हुआ था, और उस समय कुछ सीटों पे जी दोस्ताना संघर्ष था। जी, कहीं कांग्रेस और राजद दोनों सीटों पे लड़ गया, दोनों दल लड़ गए थे, तो कहीं राजद अकेले लड़ा था। जी तो उस समय की जो परिस्थिति परिवेश थी उसमें जगता बाबू यहाँ के नेता हुआ करते थे हम लोग के शाहाबाद के, तो उनके कहने से पिताजी ने राजद ज्वाइन किया था कि यहाँ राजद का कोटा बनेगा, तो कांग्रेस छोड़ के। वैसे होता है राजनीतिक दलों में, जब भी अलायंस की जो टीम होती है जी तो किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। जी अब दल कोई भी हो, अगर लड़ाना उनको है, वो अच्छे कैंडिडेट हैं तो उनको लड़ाता है हर दल। जी। उसी में पिताजी 2005 में आरजेडी से चुनाव लड़े थे। तब आप कांग्रेस में ही थे, तब आपने कांग्रेस नहीं छोड़ा था। नहीं, हम लोग पिताजी के साथ। जी। अब पिता पुत्र में द्वंद्व हुआ था इसको लेकर के? नहीं, ऐसा कभी हम लोग के अंदर द्वंद्व मतलब वैचारिक मतभेद? कोई वैचारिक मतभेद नहीं था। शुरू से ही हम लोग पिताजी के आदेश का अनुपालन करते रहे हैं। पिताजी, वही मैंने बताया आपको कि मैं बीएसपी के बाद जब पिताजी के साथ आए तो हम लोग पिताजी के साथ ही, जिस दल में रहे उस दल में हम लोग रहे। कहीं कोई वैचारिक मतभेद नहीं हुआ था हमारी और पिताजी के बीच। जी। आपका जो पैतृक गांव है वो कोचस प्रखंड में है। कोचस 208 करगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी। यहाँ के लोग कभी आपको बाहर ही कहे हैं कि आप तो बाहर के यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ। पिताजी भी हमारे यहाँ 3 चुनाव लड़े। जी कभी भी चेनारी विधानसभा के लोगों ने हमें बाहरी आज तक नहीं समझा, न पिताजी को समझा ना ही मुझे समझा। अगर बाहरी और भीतरी की बात रहती तो लगातार मेरे पिताजी भी सेकंड फाइटर हमेशा रहे। आरजेडी की जब सत्ता थी जी और कांग्रेस से अकेले पिताजी लड़ते थे, कांग्रेस जब अकेले लड़ती थी पिताजी यहाँ उम्मीदवार हुआ करते थे, हमेशा सेकंड फाइटर है। 1200-1200 वोटों से जी। किसी कारणवश हार जाया करते थे, तो हमेशा से चेनारी ने हम लोगों को अपना माना है। एक किस्सा हमको याद आता है, चूँकि पॉडकास्ट करने से पहले हम लोग रिसर्च करते हैं कुछ, तो मेरे दिमाग में किस्सा है कि एक रायपुरचूर में नौलखा मंदिर है, अद्वैत स्वरूप आश्रम है, वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था। गुरुजी का जन्म शताब्दी समारोह मना था वहाँ पर, और आप आए थे और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी वहाँ पे आए थे। वो किस्सा याद है आपको? जी निश्चित तौर पे 2010 की घटना है। 10 की घटना? 2010 की घटना है। मनोज तिवारी शायद उपचुनाव में जीते थे उस हाँ, समय। उस समय 2009 का जो उपचुनाव हुआ था उस समय मैं जीता था। जी जी। तो मनोज तिवारी जी का भी कार्यक्रम था, हम लोग भी उसमें उपस्थित थे। वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया अच्छा रहा था। नौलखा मंदिर में शताब्दी वर्ष मनाई गई थी। गुरु जी महाराज के हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश वर्षा हुई थी। जी जी, सब चीज़ें हुई थी। एक और चीज़ पता चला हमें कि नीतीश और जब लालू जी का गठबंधन टूटा था, आप संभवतः पदयात्रा में किशनगंज में थे, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई बताया कि आपको अचानक फ़ोन आया पटना से और बताया गया कि आपका जो स्क्वाड है उसको आपको और सिक्योरिटी देना पड़ेगा, और आप वहीं से छोड़कर करगर के विधायक जो है उनके गाड़ी में होकर आप पदयात्रा में आगे बढ़े थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यह अफवाह है। स्क्वाड और किसी को बुलाया नहीं गया था। जब सरकार गिरी तो हम लोग को जानकारी मिली थी, और जो ऑफिसर्स थे हमारे साथ हमारे सिक्योरिटी में और स्क्वाड में, तो उन लोगों ने कहा कि सर सरकार गिर गई है, तो स्वाभाविक तौर पे बैक हुआ जाता है। जैसा आपका आदेश हो, अगर आपके पास भी फ़ोन हो सकता है कि आए, तो मेरे पास वैसा कोई फ़ोन नहीं आया ऑफिशियल कि नहीं आपने अपने स्क्वाड और गार्ड को आप बैक कर दी। ऐसा कहीं कोई फ़ोन नहीं आया था। यह अफवाह है कि पैक कर लिया गया था। ऐसा कुछ बात नहीं। पदयात्रा में आप राहुल गांधी जी के साथ बहुत समय बिताया, मैंने नोटिस भी किया, और आपके क्षेत्र की जनता ने नोटिस किया उस चीज़ को। राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसी बात जो कि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करती है, क्योंकि आप राजनीति में एक मंच पर होते हैं। राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध से खटास नहीं होता है मेरे ख्याल से। वो भी एक पार्टी के बहुत बड़े नेता है, विपक्ष के बड़े नेता इस देश के। उनसे संबंधित कोई घटना अगर आपको याद हो कि उनका कोई विचार आपको अच्छा लगता हो राहुल गांधी को लेकर, या फिर कोई घटना? कोई भी राजनेता हो, उनकी विचार कभी भी खराब नहीं होती। हाँ, कुछ विचारधाराएँ हैं, कुछ सिद्धांत की बात होती है जिसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ दूरियां बनती है। राहुल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनका व्यक्तित्व अगर देखा जाए, पर्सनली हम लोग भी कांग्रेस से ही राजनीति किए हैं और राहुल जी से के काफ़ी करीब रहे, पदयात्रा में भी हम लोग के साथ रहे। काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और देश हित में सोचते हैं। जी। नहीं लगता कि इतना मुखर होकर बोलना सही रहेगा, नहीं रहेगा? जैसे आपने बताया अभी कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि अगर अच्छे होते तो भाजपा का जो सबसे बड़ा टारगेट पर्सन है इस देश में वो राहुल गांधी है इस समय। नहीं, देखिए ये तो राजनीतिक दल जो भी हैं हमारे देश में, जी। दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों
देश के बड़े दल हैं जी और किसी समय में कांग्रेस की यहाँ सत्ता थी, आज भारतीय जनता पार्टी की है। तो कहीं न कहीं आम जनों की जो भावनाएं हैं, जी हो सकता है उस राजनीतिक दल का जो सिद्धांत और विचारधारा है उससे आम लोग सहमत न हो, जिसके वजह से किसी अन्य राजनीतिक दल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वही स्थिति है आज के डेट में। ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल गांधी खराब व्यक्ति हैं और अन्य दल के नेता सही हैं। सभी व्यक्ति सही होते हैं। अपने आम जनों की जो चीज़ें हैं, आम जन जो चीज़ चाहती है, वो अगर सरकार में रहते हुए सत्ता वो जो दल है जी और उनके जो नेता हैं वो नहीं करते हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि सत्ता और सरकार ये आम पब्लिक पे के से बनती है। और आम जनता जब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आम जनता के हित में अगर आप कार्य नहीं करेंगे जी तो स्वाभाविक है कि सत्ता बदल जाती है। कांग्रेस के साथ आपका बहुत लंबा ट्यूनिंग रहा। कांग्रेस के नेताओं से संबंध कैसा है अभी आपका? अच्छा, संबंध कभी खराब नहीं होता। शादी ब्याह में आते जाते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे आते जाते हैं। हम तो कई भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने ज्वाइन किया तब से मैं तो देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े नेता हैं या उस लेवल के नेता हैं जहाँ की लोग आए जाए, हमने देखा है कई प्रदेश के और देश के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ शादी समारोह में जाते हैं और कांग्रेस के भी शादी समारोह होती है तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जाते हैं। तो दोनों दलों में तो सभी दल के लोग आते जाते रहते हैं। अब तो बात छिड़ी गई दल चेंज वेंज करने का। एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, पूरा अगर आपका लाइफ शेड्यूल देखें हम लोग तो उसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार आपको उपचुनाव में टिकट दिया, फिर अगली बार शायद आपको टिकट नहीं मिला था। उसने अगली बार मिला, 2010 में मिला था। अच्छा, टिकट मिला था उसमें। अच्छा, उसके बाद 2015 में टिकट नहीं मिली थी। हाँ, 15 में टिकट एक बार नहीं मिला था आपको। कब? उसके बाद फिर से टिकट मिला आपको? हाँ, 2020 में पुनः मिला। पार्टी ने आपको मंत्री बना दिया जी। उसके बाद ऐसा क्या घटना चक्र हुआ? अगर एक विधायक को देख लीजिए तो विधायक के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है राज्य स्तर पॉलिटिक्स के लिए कि हम मुख्यमंत्री बन सकता है वो। उसके नीचे एकदम आता है कि भाई हमको कोई मंत्रिमंडल दे दीजिए भाई, चूँकि अपने क्षेत्र में रह सके और काम कर सके। आपको उस पार्टी ने वो भी दे दिया। ऐसा क्या परिप्रेक्ष्य पे ऐसा कौन सा घटना घटा कि आपको पार्टी को त्याग देना पड़ा? देखिए, पार्टी त्याग करना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि विचारधारा की बातें होती हैं। जब आम जनों की समस्याओं का निराकरण करना हो तो कौन सी दलें किस तरह की कार्य कर रही हैं, आम जनों को कौन सी सुविधाएं कौन दल दे रही। हम मैं कांग्रेस में भी मंत्री बना, कांग्रेस ने मुझे अच्छा पद दिया, तो कहीं ना कहीं वो हमारी भी एबिलिटी और हमारे जनता ने जब मुझे सदन में भेजा तो जनता की आवाज़ पे ही मैं बना था, न कि मेरा कोई व्यक्तित्व तो वैसा व्यक्तित्व कहा जाए कि उसके आधार पे बनाया गया। मेरा व्यक्तित्व आम जन है और आम जनों ने मुझे चुन करके भेजा, तो जिस राजनीतिक दल में थे उस राजनीतिक दल में मैं एमएलए बना, फिर मैं मंत्री बना। जी। तो आम जनों की पार्टी चेंज करने का जो निर्णय होता है वो जनता से पूछ कर लिया था आपने या फिर ऐसा मतलब व्यक्तिगत था कि चलो ले लेते हैं? नहीं, व्यक्तिगत कभी नहीं होता है। आम नेता का बहुत व्यक्तिगत जीवन रह नहीं जाता है। जब आप राजनीति में आ जाते हैं, जनसेवा में आ जाते हैं, सबसे बड़ा चीज़ आपने पहले भी कहा कि जनसेवा या सम्मान या अर्थ जी किस चीज़ के लिए राजनीति चुना गया है। जी मैंने पहले भी आपको कहा कि जनसेवा। जी और जनसेवा में जब आदमी रहता है तो जनता की सेवा कैसे हो, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो, जी हमारे देश का विकास कैसे हो, हमारे प्रदेश का कैसे विकास हो, तो सबसे प्राथमिकता होती है कि मैं जिस क्षेत्र से जीतता हूँ वहाँ कैसे उस क्षेत्र का मैं विकास कर सकता हूँ, वहाँ की जनता का सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। इसी के लिए मैंने अगर परिवर्तन किया भी दल, कांग्रेस से मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में आया तो कहीं ना कहीं हमारे आम जनों का मैं जो देख रहा था, जो मैं चेनारी के विकास का जो लक्ष्य मैंने रखा है कि चेनारी को जो विकसित करने का जो उद्देश्य मेरा है तो कैसे पूरा होगा। तो आम जनों की भी जो इच्छाएँ थी कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे आना चाहिए और इस क्षेत्र के विकास का जो गति है, जो रुक सकती थी, उसे तीव्र करने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। मैं अपने कार्यकर्ताओं के राय और मशवरा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था मैंने। जी। आपके पार्टी ज्वाइन करने को लेकर और पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपको मंत्रिमंडल में शामिल होने से लेकर दो र्यूमर हैं, और र्यूमर क्या है आपको हम बताते हैं। एक तो इस जिले में आप चले जाइए तो बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाएंगे, जब आप पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे तो कम से कम 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि मुरारी गौतम को हम ही मंत्री बना दिए। हम पैरवी यहाँ पे किए, हमारे साथ एरोप्लेन में जा रहे थे तो बोले कि मंत्री बनिएगा, तो हाँ पैरवी है तो मंत्री बना दिए। उनको लग रहा था कि मंत्री बनाना जैसे वार्ड बनाना होता है। दूसरी बात यह है कि आपको पार्टी बदलने को लेकर
बहुत सारा र्यूमर है कि आप इनके दबाव में पार्टी बदले हैं, इनके कहे अनुसार पार्टी बदले हैं। दोनों किस्सों पे थोड़ा सा जो र्यूमर है उसको उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नहीं देखिए, अगर मंत्री बनने का किस्सा क्या था पहले? मंत्री बनने में अगर कोई कह रहा है तो पता नहीं अब कौन लोग कह रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी के कहने से कोई भी राजनीतिक, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है जी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस थी, और कांग्रेस से मंत्री बनना, बिहार में जब सरकार आई तो मंत्री बनना, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति चाह जाए कि मैं चाहूँ तो बन जाएगा कोई मंत्री, तो ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी ने उस तरह का मुझे, मेरे प्रति जो मेरा जो पार्टी के प्रति समर्पण था और जनसेवा का जो मेरे अंदर भावनाएं थी, उसको देखते हुए पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया, उसमें किसी व्यक्ति का मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी के पैरवी से मैं बना था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं मंत्री बनूंगा। जी, ये क्या घटना था? ना ही कॉल मैं आया अचानक, मतलब कॉल आया कि मंत्री बन जाते हैं? प्रदेश कार्यालय से और AICC से फ़ोन आई थी जी कि आप मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें आप मंत्री बनने वाले हैं, आप तैयारी कर लीजिए। और मंत्रिमंडल गठन से के दिन रात में आई थी, हमारे पास 11 बजे रात में फ़ोन आई थी कि कल मंत्रिमंडल विस्तार है, उसमें आप मंत्री बन रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी के पैरवी पे और किसी ने कुछ ऐसा किया होगा। अगर किसी ने किया भी होगा तो हो सकता है उनका अपना कहीं किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता के पास उनकी अपनी पहुंच हो, तो उन लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया होगा। जी जी, हो सकता है उनके प्रयास से ही आपके संज्ञान में से कोई बात ऐसा मेरे संज्ञान में कोई नहीं, किसी व्यक्ति विशेष ने मेरी पैरवी कहीं पे की और उनके कहने से मैं मंत्री बना। जी, विधायक बनना, मंत्री बनना एक खुशी होती है, खुशी की बात होती है। आपको वो किस्सा याद है जब पहली बार आप विधायक का टिकट कंफर्म हुआ था? वो घटना कहाँ था? ऐसा कुछ है मेमोरी में कि 2009 में पहली बार जब मैं चुनाव लड़ने की हम लोगों ने जब विचार किया, जब मैं अपने शिक्षक में था, शिक्षक के पद से रिजाइन करके। आप शिक्षक का शिक्षा मित्र हुआ करते थे ना? जी, शिक्षा मित्र जी, मैं शिक्षा मित्र था। और शिक्षा मित्र के बाद जब पिताजी का रोड एक्सीडेंट के बाद जब मैं सक्रिय राजनीति में जब आया, चिनारी के लोगों के कहने के अनुसार, तो मुझे भी लगा कि राजनीति में बहुत काफ़ी संघर्ष है और मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं था। लेकिन हमने अपना शिक्षक का पद त्याग करके कांग्रेस ज्वाइन किया और लगे अपने जो भी राजनीतिक दल के जो अपने लोग थे शीर्ष नेतृत्व में, उन लोगों से हम लोग मुलाकात किए और पूरा इतिहास अपना, पिताजी ने कैसे चुनाव लड़ा और मैं चुनाव में आऊँगा तो क्या होगी, इस तरह की अपनी बातें हम लोगों ने बायोडाटा पार्टी को दिया और पार्टी ने मुझ पर भरोसा करते हुए, और मीरा जी का विशेष मैं आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ की सांसद थी, उनका भी विशेष प्रयास था। उनके ही आशीर्वाद से कहा जाए कि मुझे उस समय टिकट मिली थी 2009 में। इस संसदीय क्षेत्र को लेकर एक गॉसिप चलती है। जब आपके यहाँ मैं वेट कर रहा था तो एक कुछ लोग बात भी कर रहे थे कि इस क्षेत्र में जिसको टिकट मीरा जी चाहे वही होता है। ऐसा कांग्रेस में होता है क्या? मतलब यहाँ विधानसभा सब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको कोई एक आदमी चाह जाए तो हो जाए। और मीरा जी भी एक बड़ी राजनीतिक दल की बड़े नेता हैं और मीरा जी इस क्षेत्र से सांसद रही हैं, बाबू जगजीवन राम जी आजीवन यहाँ से सांसद रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो भी यहाँ के व्यक्ति को जानती हैं, सभी लोगों को जानती हैं कि कौन कर्मठ है, कौन राजनीति में किस तरह का, किस स्वार्थ से राजनीति करना चाहता है, स्वार्थ है या जनसेवा है, तो मीरा जी भी इसको बखूबी जानती हैं। और मेरे पिताजी से भी अच्छा उनका संबंध था, भाई बहन का रिश्ता था। मैं भी आज भी मैं उनको बुआ मानता हूँ, वो भी मुझे अपना बेटा मानती हैं। आज भी मीरा जी कहती हैं कि हमारे 2 बेटा हैं, एक अंशुल और एक मुरारी हैं। तो संबंध कभी ख़त्म नहीं होता है, दल कोई भी हो। बुआ को दुख हुआ था जब आप पार्टी छोड़े थे तो? निश्चित तौर पे बुआ जी को भी दुख हुआ था। कह रही थी कि बिना हमसे पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था, बिना पूछे, बिना बात किए तुमने दल बदल दिया। सर इसका अफसोस है क्या आपको कि उस समय चूंकि लोकसभा वाला चुनाव आने वाला था और ऐसा लगा था कि अगर रुक जाते हम तो यहाँ पे लोकसभा का टिकट कंफर्म हो जाता हमें, ऐसा कुछ था मन में? मलाल हुआ पार्टी? ऐसा कोई मलाल नहीं था कोई। हम देखिए, मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कभी पद पाने की लालसा नहीं रही। मैं बीच में भी 2010 में जो 9 में जब उपचुनाव हुई थी, MLA बना, उसके बाद 2010 में हम चुनाव हार गए, 15 में टिकट नहीं मिला, कभी मैंने क्षेत्र नहीं छोड़ा था, क्योंकि मन में जन सेवा है। कोई ऐसा नहीं है कि हम पद पा करके कुछ कर सकते हैं जी। और जन सेवा के लिए कोई पद की ज़रूरत नहीं होती है। पद आते जाते रहते हैं, आप लोगों के बीच रहिएगा, दल आपको उस लायक समझेगा तो टिकट देगा ही देगा। कोई भी राजनीतिक दल हो, आपके काम पे, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के जुड़ाव की वजह से ही किसी को टिकट मिलती है और कोई जीतता है। तो अगर हम आम लोगों के साथ जुड़े ही नहीं रहेंगे, उनका लगाव मेरे साथ रहेगा ही नहीं, तो कोई राजनीतिक दल टिकट दे दे तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भी कोई राजनीतिक दल टिकट दे दे तो वो जीत जाएंगे चुनाव।
तो हम 2010 वर्षों तक, 2010 से 2020 तक 10 वर्ष का जो मेरा संघर्ष रहा राजनीतिक, मैं बिना विधायक रहे भी पूर्व विधायक हो गया था, फिर भी मुझे हर गांव में किसी भी तरह का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत हो, शादी हो या कोई भी ओकेजन किसी के घर में होती थी, मुझे याद करते थे और मैं जाता भी था, तो लोगों से संबंध बना रहा। और 2020 में आपने देखा होगा कि अच्छे वोटों से मैं 22,000 के लगभग अंतराल के वोटों से मैं जीता था उस समय। जी। आपने अभी बात किया कि जो भी हमें लोग कार्यक्रम में, छोटे मोटे कार्यक्रम में लोग हमें बुलाते थे तो जाना पड़ता था। उसके बाद एक और चीज़ जो निकल के सामने आती है उसमें कि आदमी के पास है ना क्या पावर कह लीजिए, हो जाने के बाद मान लीजिए कोई मंत्री बन गया, पहले विधायक था, तो क्या क्या चेंजेस होता है। लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि मंत्री जी फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, मंत्री जी मेरे बेटी का शादी में नहीं आए, 3 बार उनको कॉल किए। तो ये बस मजबूरी होता है या फिर आपका पावर आपको अंदर से सब करवाता है कि आप क्यों जाना, हमको तो मंत्री हो गए। पावर देखिए, कुछ लोग हो सकता है पावर का अपना उनको लगता हो कि मैं मंत्री बन गया तो क्या फ़ोन उठाना है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे पास भी फ़ोन आते रहते हैं, कुछ लोग अपने जो लोग हैं फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि लगातार फ़ोन आते रहती है। तो मैं, क्योंकि मेरा नंबर कोई दूसरा उठाता भी नहीं, मैं अपना नंबर खुद ही उठाता हूँ, नहीं तो उसकी भी कंप्लेनें होती हैं। लोग कहते हैं कि सब बड़े लोग हो गए, बड़ा आदमी मंत्री बन गए तो अपना नंबर दे दिए, पीए को दे दिए, स्टाफ को दे दिए। तो इसीलिए मैं अपना फ़ोन अपने खुद ही उठाता हूँ। तो लगातार फ़ोन आती है, उसी में कुछ लोगों का हो सकता है मिस भी होता है, कुछ लोगों का फ़ोन नहीं भी उठ पाता है। ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि भाई फ़ोन नहीं उठाएंगे? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं मंत्री बन गया हूँ तो फ़ोन नहीं उठाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं मंत्री था तो भी अपना फ़ोन उठाता था जी। और आज भी मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ। आज भी कुछ लोगों का फ़ोन हो सकता है मिस कर जाता है। आपने भी अभी हाल ही में आने से पहले आपने भी कॉल किया था, तो मैं अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो मान लीजिए सामने जो बैठे हैं उनसे अगर बात कर रहे हैं तो उस समय फ़ोन उठा लें तो सामने वाले को भी लगेगा देखिए हम उतने दूर से आए अपने काम के लिए और ये फ़ोन में व्यस्त है। तो फ़ोन की भी व्यवस्था रहती है और सामने वाले की भी सुननी होती है, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं उठ पाता है। जैसा कि आपका भी नहीं उठाता, आपको भी लगा होगा कि मैं पहुंच रहा हूँ उनके यहाँ, फ़ोन कर रहा हूँ, नहीं कि बिजी है तो बोले कि ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आदमी नहीं उठा, या कहीं मीटिंग में है तो फ़ोन नहीं उठ पाती है। ऐसा कुछ नहीं कि ईगो वश मेरा फ़ोन नहीं उठता है कि मैं मंत्री बन गया, मैं विधायक बन गया। मैं 2009 में जब एमएलए था जैसा था, 2020 में विधायक बना तो भी, और मंत्री बनने पे हमने कभी अपने आप में परिवर्तन लाने का नहीं प्रयास किया कि मैं मंत्री हूँ तो इस तरह से बिहेव कहीं। जैसा मैं पहले था वैसा आज भी हूँ और चाहता हूँ कि जीवन भर इसी तरह की जनसेवा का जो भावना है और जिस तरह से हम मिलते जुलते हैं, जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, ये बरकरार है। भारतीय राजनीति में दलित बहुत बड़ा मुद्दा है। दलित पे कितने विचारक हुए हैं, दलित को आगे करने के लिए कितने प्रयास हुए हैं। आप भारतीय राजनीति में दलित को कहाँ देखते हैं? देखिए, दलित की उपेक्षाएं अभी जारी हैं या फिर बंद हो चुका है या फिर दलित थोड़ा सा ऊपर उठा है? दलित का अगर बात किया जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो दलित में कई जातियां आती हैं। जी। तो सभी राजनीतिक दलों में सभी जातियां हैं। हमारे जो दलित समाज से जो लोग आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दलित समाज आज जिस तरह से बातें होती है उस तरीके का है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। अगर आप देख लें दलित के जो भी हमारे विचारक हुए या जो विश्लेषक, अगर दलित की बात की जाए तो सबसे पहले ये बात आती है शिक्षा की। जब तक से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, जब शिक्षित नहीं होंगे, तो आज शिक्षित हो रहे हैं लोग। एक दलित नेता जब चुनाव जीत जाता है, मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो वो उन साथियों को भूल जाता है जिसने बहुत संघर्ष उसको आगे बढ़ाया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दलित नेता आगे बढ़ जाते हैं राजनीति में तो दलितों को भूल जाते हैं। और संघर्ष में साथी सिर्फ अपने दलित ही नहीं होते। अगर दलित की राजनीति आप करते हैं, निश्चित तौर पे दलित हैं हम लोग तो दलित की राजनीति करनी है। उसके साथ साथ क्षेत्र में अन्य जातियां भी हैं, उनको भी देखना होता है, क्योंकि सबके समर्थन और सबके सहयोग से ये कोई भी राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति विधायक बन सकता है और मंत्री बन सकता है। तो अपने लोग जो होते हैं, जो दलितों के साथ जो लोग दलित जुड़े रहते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ रहती है कि हमारे दलित हमने विधायक बनाया है तो हमारे प्रति सोचे। तो समर्पण रहती भी है दलितों के प्रति, विशेष रूप से समर्पण रहती है। और साथ में जो सहयोगी लोग हैं, अन्य जो जाति से होते हैं, उनका भी उतना ही हम लोग सहयोग चाहते हैं। तो सबको ले करके चलना होता है। उसमें कुछ लोग हो सकते हैं वैसे लोग हों, और दलित समाज में भी कुछ लोग वैसे हो सकते हैं,
कि जो अपने इस पे लोगों को। मैं छोटा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। वर्तमान में पूर्व यहाँ के सांसद रहे हैं, उनके घर से थोड़ी दूर पर एक इस शहर में खटिक बस्ती है, और खटिक बस्ती का आप हाल देख लीजिए। मेरी आयु कम से कम 26 वर्ष हो गई आज। मैंने जब से होश संभाला है, या फिर मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, फादर और दादाजी लोग बताते हैं कि वो दलित टोला या फिर वो विशेष जाति है, उनकी हाल अब पिछले 50 से 100 वर्षों से वही है जो आज भी वही है। जो वो यहाँ के पूर्व में सांसद हुआ करते थे, या वर्तमान सांसद भी दलित समाज से ही आते हैं, चूँकि ये रिजर्व सीट है। लेकिन हमें नहीं लगता कभी जाकर उन दलित बस्ती में बैठ के खाना खाते होंगे, उन लोगों की परेशानी जानने की कोशिश करते होंगे। हमारे संज्ञान में ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है। तो अभी भी दलित लोग ही दलित की उपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? मैंने वही कहा कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आगे बढ़ने के बाद दलितों के साथ इस तरह की उपेक्षा की भावना रखते होंगे, और कुछ आपने बता भी रहा तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। जी। इस तरह का आप जिस खटिक बस्ती का बात कर रहे हैं, हम लोग भी क्योंकि यहीं रहे हैं, सासाराम में हम लोग भी बचपन कुछ बिताए कुछ समय, तो हम लोगों ने खटिक बस्ती देखा है। तकिया की जो खटिक बस्ती की आप बात कर रहे हैं, वहाँ के हमारे मित्र भी हैं कई खटिक लोग, आज भी आते जाते। मैं उनके यहाँ कई बार गया हूँ, उनके श्राद्ध में, और कई अन्य जो भी शादी विवाह भी करते हैं, हमें जो याद करते हैं तो हम उस खटिक बस्ती में जाते हैं। निश्चित तौर पर उसका हाल आज भी वैसा ही है जैसा पूर्व में था। तो जिस चीज़ की आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी दलित हूँ और दलित बस्ती से ही आया हूँ। मेरा गांव जो एकौनी है, दलित बस्ती है, दलित और ब्राह्मणों का गांव है। आप आज भी जाके देख सकते हैं कि निश्चित तौर पे इससे पहले भी अगर आप कह रहे हैं कि सांसद और विधायक हुआ करते थे, तो मेरे यहाँ भी यही स्थिति थी कि दलितों पे कोई ध्यान नहीं देता है और कुछ ऐसा। लेकिन मैं जब से बना हूँ, जब मैंने MLA 2010 में बना था, उस समय भी हमारे क्षेत्र में जितनी दलित बस्तियाँ थी, हमने देखा था गली नली का जो स्थिति था किस तरह से था, तो उसको सुदृढ़ करने का काम किया। मैं तो आपको बता दूं कि मैं अपने गांव में भी, मैं अपने पंचायत में जब घूमता था तो देखता था, जब हमारे पिताजी मुखिया थे तो ईंट सोलिंग कराए थे जी। ईंट सोलिंग के बाद आज तक उस पर PCC नहीं हुआ। मैं कई गाँवों को देखता था कि हर गाँव का एक गली नली PCC हो चुका है, चकाचक गाँव लगता था। लेकिन मेरा गाँव इसी, क्योंकि हम लोग जब मैं 2009 में MLA बना, उसके बाद हम लोगों ने पंचायत की राजनीति छोड़ दी थी। उसके बाद अन्य जो लोग वहाँ से मुखिया बने, और मेरे गांव को लगता है अपेक्षा की दृष्टि से जो भी उनका रहा हो, अपनी मानसिकता जो रही हो, उसके आधार पर वहाँ पे कोई विकास कार्य हमने नहीं देखा। तो मैं मंत्री जब बना तो पंचायती राज मंत्री ही था, तो मैंने मुखिया से बात किया और वहाँ के लिए अलग से राशि भेज करके आज अपने गाँव को भी मैंने PCC करवा दिया है। तो ऐसी नहीं है। और आप मेरे विधानसभा में देख लें, कई जगह आप जाएंगे तो हमारे दलित बस्ती में जहाँ भी पहले से इस तरह की बातें थी, जहाँ की सड़क नहीं था, नली गली नहीं था, तो सारे निर्माण कार्य हमने करवाया है। जी, आपके विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की चर्चा भी करना है। तो अगर मान लीजिए, अगर आपको मेरे माध्यम से लोगों से वोट अपील करना पड़े और ये बताना पड़े कि हमको लोग वोट क्यों दें, मेरे क्या क्या मैंने विकास कार्य किए हो, तो शॉर्ट में क्या क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अगर विकास कार्य की बात की जाए तो गली नली और ये सब छोटी चीज़ें तो जो है होती रहती है। जी। और विधायक भी करते हैं, और स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं आपके जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, ये लोग ये सब कार्य उन गाँवों में, उन पंचायतों में करते रहते हैं। विकास कार्य की बात की जाए, जिसके आधार पर अगर हम वोट की बात करें कि आज मैंने इतने अपने कार्यकाल में क्या किया, तो कई बड़े कार्य, जब तक से आप कुछ अच्छे कार्य नहीं कीजिएगा, कोई बड़े कार्य नहीं कीजिएगा, तो वोट नहीं मिलती। आप देख लोगे कि आज़ादी से आज तक कई MLA बने। अब आज तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आ गया रोहतास नौहट्टा जो प्रखंड है, काफ़ी पिछड़ा वगैरह नक्सल प्रभावित जोन रहा था, कई MLA हुए वहाँ। लेकिन विकास कार्य की गति अगर देखी जाए कि विकास क्या किया, तो उसमें हमें नहीं दूर दूर तक कहीं कुछ दिखता था। जब मैं वहाँ प्रतिनिधित्व करना स्टार्ट किया, 2010 का जो पहला चुनाव परिसीमन के बाद हम लड़े थे, तो रोहतास नौहट्टा मेरे क्षेत्र में आया। वहाँ की सबसे बड़ी डिमांड थी लोगों की 2 चीज़ें, एक पंडुका पुल नौहट्टा में, और रोहतास गढ़ किला जो है, या अकबरपुर से अधौरा पथ, जो पहाड़ पे हमारे काफ़ी गांव बसे हुए हैं, 2 पंचायत की करीब 60 से 70 गांव वहाँ बसा हुआ है पहाड़ पे। तो उन लोगों को आने जाने का काफ़ी दिक्कत होती थी। हमने तो देखा था कि मरीज जब कभी कोई मरीज बीमार हो जाए तो उनको लाने के लिए साधन कुछ नहीं था, खटोला पे लाते थे, बांस का वो खटोला बना करके, मच्छी बना करके वो लेकर के आते थे। तो हमने प्राथमिकता में लेते हुए पंडुका पुल का भी निर्माण कार्य, आपको जानकारी भी होगी कि निर्माण कार्य प्रारंभ है। मैंने सदन में भी सवाल किया था, और कहिए ऊपर वाले की भी कृपा कि मेरे कार्यकाल में
और हमने भी अपनी बात रखी। हमसे पहले भी कई सांसद और कई विधायक हुए, पंडुका पुल की बात करते थे, लेकिन निर्माण कार्य कभी प्रारंभ वो लोग नहीं करा पाए। कई बार जा करके नारियल फोड़ते थे, शिलान्यास अपने मन से करते थे, रंग अबीर उड़ाते रहते थे, लेकिन निर्माण कार्य आज तक कभी उन लोगों ने प्रारंभ नहीं करा पाया। जब मैं विधायक बना, सदन में मैंने पहला क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन के बाद केंद्र सरकार के वो चीज़ें थी, केंद्र सरकार ने उसे गंभीरता से लेते हुए क्वेश्चन के 20 दिनों के अंदर ही, हमारे बजट सत्र में क्वेश्चन था, उसके 20 दिनों के अंदर ही उसके लिए राशि स्वीकृत हो गई और शिलान्यास भी हुआ, आज कार्य प्रारंभ भी है। रोहतास अकबरपुर से अधौरा पथ जो हमारा है, रोहतासगढ़ किला पर राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, तो उनके बेटा रोहितेश्वर के द्वारा किला भी बना हुआ है, जिसे रोहतासगढ़ किला के नाम से जानते हैं। तो वहाँ भी सड़क का निर्माण कार्य पहाड़ों को काटते हुए, क्योंकि आज़ादी से आज तक कभी पहाड़ पे लोग को जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, पगडंडियों के सहारे आते जाते रहते। तो आज भी वो निर्माण कार्य प्रारंभ है। रोपवे का निर्माण कर चल रहा है, ताकि विकास की बात अगर आप करेंगे तो सिर्फ सड़क बना देने से नहीं होगा, उसके लिए पर्यटकों को आने जाने, क्योंकि जो एक सब किला जो ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे आप गुप्ता धाम देख लें, रोहतासगढ़ किला है, रोहितेश्वर धाम है, ये सब काफ़ी पौराणिक चीज़ें हैं और जीवंत चीज़ें हैं। तो यहाँ आने जाने के लिए जब सुविधाएं हो जाएंगी तो पर्यटक भी आएंगे और लोगों का विकास, क्योंकि जब पर्यटक आएंगे तो कई तरह की चीज़ें निकल के आएगी, जिससे कि जो हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, नौजवान हैं, तो उनके लिए भी एक रोज़गार का अवसर पैदा होगा। तो रोपवे का भी निर्माण कार्य वहाँ रोहतास में प्रारंभ है, सड़क का भी निर्माण है, पंडुका पुल है। अभी अगर आप बात करें तो यहाँ हमारा चेनारी में गुप्ता धाम जाने में आपने देखा होगा, कई बार हमारे जो श्रद्धालु आते थे, एक्सीडेंट हो जाता था, काफ़ी संख्या में लोग डेथ कर जाते थे, जाना आना और वहाँ पे। लेकिन जहाँ जो भयावह स्थिति थी, जहाँ पे था गाय घाट, जो जोन था एक्सीडेंटल जोन, उसको आज निर्धारित किया गया गाय घाट, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ करती थी जनरली। आज उसकी चौड़ीकरण हो गई है, पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है कि अपने गाड़ी से, निजी गाड़ी से अपना आ सकते हैं, जा सकते हैं, सिर्फ कमर्शियल वैन बंद किया गया। ये सब चीज़ें हुई हैं। अभी आप पंडुका पुल का बहुत बड़ा रहस्य है, हमें लगता है कि पंडुका पुल को बनाने का श्रेय लेने की होड़ लगी यहाँ पे। मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, आम लोगों की वो श्रेय व्यक्तिगत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे पहले मैंने किसी नेता का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि मेरा उसमें प्रयास था। उनसे पहले मैंने किसी और नेता का इंटरव्यू देखा था बाकायदा, उन्होंने बाइट दिया था बाकायदा, बोलाकर कि उनके अकॉर्डिंग था कि पंडुका पुल का पूरा प्रयास मेरा था। क्या सच्चाई है इसके पीछे? मैं तो कह रहा हूँ कि प्रयास कई लोग किए, प्रयास करते थे, लेकिन प्रयास उनकी जब तक से सफलता नहीं मिल जाती। हम चाह रहे हैं कि विधायक बन जाए, और मैं चुनाव लड़ूं और विधायक बने हुए नहीं। आपसे पहले इन्होंने सदन में बात रखी थी पंडुका पुल को लेकर? रखे होंगे लोग, जो आपके आखिरी प्रयास आपका था, लेकिन आखिरी प्रयास मेरा था, और मेरे प्रयास के बाद राशि स्वीकृत हुई, टेंडर हुआ, कार्य प्रारंभ भी हुआ मेरे कार्यकाल में। कुछ ऐसे कार्य मन में है जो अभी तक नहीं कर पाया, और जनता अगर आपको मतलब अगली बार जीता है? हमारा जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ एरिया है, जब तक से यहाँ, और पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम यहाँ विकास करें अपने क्षेत्र में, मेरा जो चेनारी विधानसभा है पूरा कैमूर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। 2 ब्लॉक मेरा कैमूर पहाड़ी के उस पार है और 2 ब्लॉक इधर है, चेनारी शिवसागर और रोहतास नवट्टा उस साइड में। ये क्षेत्र जो है शुरू से ही नक्सल प्रभावित एरिया रहा है, आज भी पिछड़ा हुआ एरिया है। इसके विकास के लिए निश्चित तौर पे ज़रूरत है कि इसको पर्यटन के रूप में तब्दील किया जाए। और हमारे यहाँ ऐतिहासिक पौराणिक जो चीज़ें हैं, गुप्ता धाम और रोहतासगढ़ किला, इन सब चीज़ों पे अगर हम पर्यटन की दृष्टि से कार्य करें और उसका विकास करें तो निश्चित तौर पे लोगों को रोज़गार का भी अवसर पैदा होगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। मैंने दोनों ही चीज़ों पर काम किया है, पर्यटन पर भी और सुविधाओं पर भी। सुविधाएँ भी मिल रही हैं, आने जाने की जो सुविधाएँ हैं, सड़क, बिजली, पानी की जो सुविधाएँ होनी चाहिए, ये सब भी हुई हैं। अभी आपको हम बताना चाहूँगा कि गुप्ता धाम जाने के लिए कुदरा से जो सड़क जा रही है मल्लीपुर होते हुए बादलगढ़ होकर के करमचट डैम तक, तो ये सड़क भी कुदरा से लेकर के चेनारी होते हुए वो 4 लेन होने जा रहा है। क्योंकि पर्यटक जब आएंगे तो उनको सुविधाएं चाहिए, जब तक सुविधा नहीं दीजिएगा तो पर्यटक आएंगे नहीं, तो पर्यटकों के लिए भी सुविधा चाहिए। तो सड़क निर्माण कार्य भी बहुत ही जल्द, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और 19 तारीख उनका कार्यक्रम मेरे ही क्षेत्र में है, मल्लीपुर में, और वही करमचट बांध के पास। तो निश्चित तौर पे हो सकता है जब आए तो उस दिन ये सारी चीज़ें घोषणाएँ हमारे दिमाग में कि ये सब चीज़ें हों। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के यहाँ भी
माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी बात रखी हुई है। मुझे लगता है कि 19 तारीख को आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इन सब चीज़ों की घोषणाएं भी करेंगे। जी और आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग इको टूरिज्म के रूप में विकास करने के लिए 50 करोड़ की राशि भी केंद्र के द्वारा स्वीकृत हुई है। जी तो इस तरह के कई कार्य है जो कि हम लोग कर रहे हैं। अब ग्रीनफील्ड का जो सड़क का निर्माण कार्य है, किसान भी काफ़ी चिंतित थे कि कैसे होगा, जी क्योंकि जो हमारे यहाँ रेट है, सर्किल रेट जो था ज़मीन का काफ़ी कम था, रिवीजन नहीं हुआ था। ये सभी बातें भी हम लोगों ने रखा था जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो वहाँ से भी आदेश हो गई है। मैं किसान आपके चैनल के माध्यम से किसानों को भी बताना चाहूँगा कि जो उनको डर थी कि मेरे ज़मीन का दाम 4 लाख ही है, आज की डेट में कमर्शियल रेट में चला गया है, 8 लाख हो जानी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए, तो दुगना कर दी गई। जी अगर 4 लाख रेट था उनका तो 8 लाख कर दिया गया, जी और उसका 4 गुना जो मुआवजा की राशि, अधिग्रहण की जो राशि उनको मिलेगी तो 4 गुना मिलती है। तो काफ़ी मुखिया वाली बात से मेरे किसान के बात से मेरे एक प्रश्न अभी दिमाग में आया कि आप जब पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे तो मुखिया प्रतिनिधि का एक मंडल था जो आपसे खिलाफ था शायद किसी बात को लेकर, क्या था वो मुद्दा? नहीं, किसान मुखिया लोग कभी नाराज़ नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मुझे जो जानकारी है कि मुखिया का जो भी शिष्टमंडल आता था या कोई भी प्रतिनिधि का जो कोई ऐसा शिष्टमंडल, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नियम आया था या फिर जो कि मुखिया में कॉन्टैक्ट वगैरह का ऐसा कुछ आया था जिससे थोड़े से लोग नाराज थे? ऐसा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं थी। उन लोगों की जो भी मांगे होती थी निश्चित तौर पे हम सदन में कैबिनेट में रखते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी मानते भी थे। जो भी मांगे आज अगर मुखिया जी लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उस समय मेरा ही प्रयास था, और आज हो भी गया कि जो पंचायत सरकार भवन बन रही तो डिपार्टमेंट को दिया गया, तेली और भवन निर्माण को, कि गुणवत्ता थोड़ा सही रहे और कार्य तेज़ी से हो। तो मुखिया जी लोग का था कि नहीं, ये कार्य हम लोग को ही कराया जाए, तो ये बैक हो गई। फिर से मुखिया जी को लोग को ही जिम्मा दे दिया गया कि पंचायत सरकार भवन वो खुद ही बनाए अपने अपने पंचायतों का। जी, अब पूरी राजनीति को हम थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप थोड़ा सा शॉर्ट में दीजिएगा। खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। समय मिल जाता है खाली रहने के लिए? तो खाली समय तो उसे सुबह से लेकर के शाम तक तो हम लोगों के बीच ही रहना है। अगर मैं क्षेत्र में निकल गया तो मैं कभी भी घर पे नहीं बैठता हूँ। जी सुबह में ही आना जाना 6 बजे से 7 बजे के बीच स्टार्ट हो जाता है लोगों का आना जाना। 10 बजे तक 11 बजे तक मैं मिलता हूँ, उसके बाद स्नान वान करके खाना मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ। किताबें तो आप पढ़ते हैं खाली समय में? हाँ, निश्चित तौर पर जब शाम को लौटते हैं तो रात में वो भी 12-1 बज ही जाता है, लेकिन फिर भी लौटने के बाद जी जी सोने से पहले किताबें मैं पढ़ते रहता हूँ। कभी भारतीय जो संविधान है, हम क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी हम लोग हैं और बाबा साहब को मानने वाले लोग, तो निश्चित तौर पे हम भारतीय संविधान को भी। तगड़ा प्रश्न है मेरे पास, वो तो उसमें बाद में आएंगे उस पर हम लोग। फैमिली को समय दे पाते हैं कि नहीं? देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ जीना प्रारंभ कर दीजिए, जब राजनीति, परिवार पीछे छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ समय स्पेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही कम समय शिकायत रहती है परिवार को? मतलब निश्चित तौर पे परिवार की शिकायत रहती है कि बच्चों के समय नहीं दे रहे हैं, परिवार में समय नहीं दे रहे हैं। पिछली बार गांव कब गए थे आप? मुझे याद नहीं है, कभी शादी समारोह था। अच्छा, एक अपने गार्जियन थे ब्राह्मण समाज में, जी जी तो उनके यहाँ एक शादी समारोह में मैं अभी गया हुआ था हाल में। जी। तो ऐसे याद नहीं रहता कि गाँव जा मैं जब चाहूँ तब चला जाऊँ, ऐसे संभावनाएं नहीं दिखती है कभी। राजनीति में आदर्श कौन है आपका? राजनीति के आदर्श हमारे बाबा साहब हैं, बाबू जगजीवन राम जी। कल को आपका लड़का चुनाव लड़ना चाहे, क्या करेंगे आप? सहयोग करेंगे? देखिए, अब बेटा की अगर बात की जाए या परिवारवाद की, तो फिर वही बातें आ जाएगी परिवारवाद। जी, वंशवाद। कभी भी वंशवाद और परिवारवाद राजनीति का सबसे बड़ा मतलब अगर कोड माना जाए तो वंशवाद और परिवारवाद है। राजनीति में कभी भी वंशवाद नहीं करनी चाहिए। भारत में इससे कोई भी पार्टी अछूता नहीं रही अब। नहीं, अछूता नहीं रही है, लेकिन एक वंशवाद पार्टी का उदाहरण दिया जाए जिसमें वंशवाद नहीं है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। होनी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बेटा में भी एबिलिटी है, अगर मेरे बेटे में भी एबिलिटी है, राजनीति का लोगों के साथ उसका लगाव बढ़ाव जुड़ाव है, जी तो आ सकता है, राजनीति में आ सकता है और राजनीति करे। और उसको तो आम जन देखेगी किस तरीके से उनको राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। जी अगर कोई व्यक्ति अपने आप से अपने बेटे को प्रपोज कर रहा है, जी जी तो ये मुझे लगता है कि वंशवाद ये समाप्त होनी चाहिए। बेटा अगर आ रहा है तो अपनी एबिलिटी पे आए। जी। अभी दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा, जो मैं बता रहा हूँ ये आपको।
अम्बेडकर या हेडगेवार? नहीं, देखिए ये देश जो है, आप हेडगेवार जी को भी नहीं छोड़ सकते हैं, बाबा साहब को भी नहीं छोड़ सकते। किसी एक को चुनना होगा तो किस पर? किसी एक को अपने अपने क्षेत्र में सबका अपना अपना योगदान है। जी लेकिन ये जो भारत है, भारत देश है, भारत की संविधान जो है, जी भारत के संविधान से चलती है और इसमें सबको समता का अधिकार दिया गया है। जी इसमें हेडगेवार साहब को आप छांट दें और बाबा साहब को अलग कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। सबको साथ लेकर के चलना है। आज भारतीय जनता पार्टी का नारा जो है जी यही है कि सबका साथ सबका विकास, जी तो सबको साथ लेके चलना है। आप किसी को एक साइड करके देश का विकास या जनता का विकास नहीं कर सकते। अब विधानसभा का कैंटीन वाला चाय ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर पे, या फिर कहीं लोकल शहर पे पोस्ट ऑफिस पकड़ लीजिए, गोला में कहीं पे, कौन सा चाय अच्छा लगता है आपको? हाँ, देखिए हम तो देसी आदमी हैं, देहाती आदमी हैं। जी, हम लोग को कहीं रोड पे भी कहीं चुक्कड़ की चाय मिल जाए तो पी लेंगे। कोई स्पेशल नहीं है कि हमको यहीं का कोई चाय पीना है? स्पेशल नहीं। मैं तो आज भी, मैं मंत्री था तो भी आपको बता दूं कि मैं धर्मशाला पे जाके गोलगप्पा खाता था अपने से, गार्ड वगैरह को छोड़ के मैं चला जाता था। जी। भगवान राम की सेवा या जनता की सेवा, कि एक को चुनना है आपको इसमें? देखिए, बिना भगवान राम के आशीर्वाद की जनसेवा भी नहीं हो सकती है और जनसेवा तो प्राथमिकता आपकी है। आपके आदर्श हेडगेवार वो अम्बेडकर जी थे, थोड़ा सा इससे बाइकाट करते थे? नहीं, कभी बाबा साहब ने समता मूलक समाज का निर्माण का उन्होंने संदेश दिया था। जी और अगर राम जी की भी बात करें तो उन्होंने भी आदर्श पुरुष के रूप में उनको माना जाता है, युग पुरुष माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आदर्श की बात की जाए तो उसमें आप किसी को छांट नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई राजनीति में बहुत दिन बिताने के बाद, समय बिता देने के बाद सबका आदर्श हो जाता है? जैसे कांशीराम के ज़माने में लोग, कांशीराम के जो विपक्षी दल थे उनको गाली देते थे। गाली देना नहीं कि राजनीतिक गाली, अभद्रता वाली नहीं। कांशीराम के जाने के बाद कांशीराम प्रिय होकर पूजे जाने लगे। कर्पूरी ठाकुर जब राजनीति में थे तो उनके हुर विरोधी उनको बहुत सब कुछ बोलते थे। जाने के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया। राजनीतिक प्रतिद्वंदता में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जी, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, व्यक्तिगत तौर पे कभी भी कोई गलत नहीं होते। पार्टियां श्रेय लेना चाहती है, क्या लगता है आपको इसे? श्रेय की कोई बात नहीं है, अवार्ड देकर कोई श्रेय नहीं होता है। जो व्यक्ति अवार्ड के लायक है, और अब बाबा साहब की ही बात कर ले, अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही है बाबा साहब, जी संविधान की प्रतियां लेकर घूमी जा रही हैं। जी 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 सभी राजनीतिक दल बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। एक राजनीतिक एजेंडा है ये। जी। दलितों आप का, भी उस ग्रुप दलितों के वोट में को संविधान का कॉपी लेकर चला जा रहा था? नहीं, मैंने कभी संविधान यात्रा के समय? पदयात्रा के समय संविधान की प्रतियां नहीं घूम रही थी। अच्छा, ये संयोग है कि उस समय नहीं था मतलब कॉपी? ये होनी भी नहीं चाहिए जी कि आप संविधान को लेकर के एक क्या है कि राजनीतिक एजेंडा है, एक दलित वोट जुटाने का। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबा साहब को जो सम्मान दिया, जी अगर कांग्रेस आज कह रही है जी कि बाबा साहब का सम्मान नहीं हो रहा है, भारत की संविधान जो है खतरे में है, कई तरह की बातें कई राजनीतिक दल के लोग करते हैं, जी तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। सिर्फ आप दलित वोट लेने के लिए जी इस तरह से दलितों को आप दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। जी मैं तो अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि भ्रम में ना जाए। जी अगर आप बाबा साहब के सम्मान की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया, जी अन्य राजनीतिक दलों ने कभी भी उनको ये सम्मान देने का कार्य नहीं किया। एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे अभी। कांशीराम कि नरेंद्र मोदी, एक चुनिएगा इसमें से। ये कांशीराम जी तो अपने जब तो है नहीं, कांशीराम जी ने भी दलितों के उत्थान के लिए, जी दलितों के साथ जो समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए कैसे दूर किया जाए, एक राजनीतिक दल का भी उन्होंने गठन किया। जी आज वो राजनीतिक दल की हेड मायावती जी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बाद, उनके जाने के बाद जी मुझे लगता है कि कांशीराम जी का जो मिशन था जी वो अधूरा पड़ा हुआ है। और सिर्फ मान्यवर कांशीराम जी का जो मिशन था दलितों के उत्थान के प्रति, जी वो सबको अपनाना चाहिए। जी कोई भी राजनीतिक दल हो, आज दलित की अगर बात की जा रही है, दलितों के उत्थान की बात की जा रही है, तो मान्यवर कांशीराम जी का जो मिशन था उसे पूरा करना चाहिए। जी और हम लोग भी जिस राजनीतिक दल में या जिस क्षेत्र से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे दलितों का उत्थान हो, दलितों का विकास हो। जी तो मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। जी मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे बिहार सरकार के पूर्व पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी। अगली कड़ी में किसी और बड़े शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए द इंडो थिंकर। नमस्कार।